दोस्तों, मैं हाउंड ऑफ द बास्करविल्स की 7 वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो कोई बात नहीं। इस वीडियो में मैं अब तक की पूरी कहानी को दोबारा दोहराऊंगी ताकि जिन्होंने पिछली वीडियो नहीं देखी है उन्हें भी समझने में कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए आज की कहानी की ओर बढ़ते हैं। हाउंड ऑफ द बास्करविल्स की कहानी डॉक्टर मॉर्टिमर से शुरू होती है, जो एक रहस्यमयी मामले को लेकर शर्लॉक होम्स से मिलने उसके घर आते हैं। डॉक्टर मॉर्टिमर शर्लॉक को बताते हैं कि उन्हें अपने दोस्त सर चार्ल्स की रहस्यमयी और अजीब परिस्थितियों में हुई मौत के मामले में मदद चाहिए। शर्लॉक डॉक्टर मॉर्टिमर से पूरा मामला विस्तार से बताने के लिए कहता है। आखिर क्या है यह रहस्यमयी मामला? सर चार्ल्स बेस्करविल की मौत कैसे हुई? डॉक्टर मॉर्टिमर शर्लॉक और वॉटसन को बेस्करविल परिवार की एक पुरानी पांडुलिपि पढ़कर सुनाते हैं। यह पांडुलिपि सर चार्ल्स को उनके पिता से मिली थी और उनके पिता को उनके पूर्वजों से। इसे बेस्करविल परिवार की पुरानी पीढ़ियों ने लिखा था, जिसमें बताया गया था कि किस तरह बेस्करविल परिवार पर पड़ा श्राप उनकी पूरी वंश परंपरा के विनाश का कारण बन रहा है। इस पांडुलिपि में इस श्राप का वर्णन किया गया है, जिसमें कहा गया है कि यह श्राप ह्यूगो बेस्करविल के कारण पूरे परिवार पर लगा। कहानी के अनुसार एक बार ह्यूगो बेस्करविल की नजर एक किसान की बेटी पर पड़ गई। उसकी नीयत उस लड़की के प्रति खराब थी। एक दिन जब लड़की के घर में कोई नहीं था तो ह्यूगो ने अपने कुछ साथियों की मदद से उसे वहां से अगवा कर लिया और बेस्करविल हॉल के एक कमरे में बंद कर दिया। इसके बाद वह नीचे जाकर अपने दोस्तों के साथ शराब पीने लगा। कुछ देर बाद जब नशे में चूर ह्यूगो अपने नापाक इरादों को अंजाम देने के लिए उस लड़की के कमरे में पहुंचा तो उसने देखा कि लड़की खिड़की से कपड़ों की रस्सी बनाकर भाग चुकी थी और वह डेवोनशायर के दलदली इलाके की ओर दौड़ रही थी। यह देखकर ह्यूगो गुस्से से आग बबूला हो गया। उसकी आंखें क्रोध से लाल हो गईं। वह तुरंत नीचे गया और अपने शराबी दोस्तों को बताया कि लड़की भाग चुकी है। गुस्से में उसने शपथ ली कि अगर शैतान उसे वह लड़की वापस दिला दे तो वह अपनी आत्मा शैतान को सौंप देगा। ऐसा लगा कि उसकी यह प्रतिज्ञा सफल हो गई थी और शैतान उस पर हावी हो चुका था। ह्यूगो बेस्करविल अपने शिकारी कुत्तों को लेकर अपने साथियों के साथ डेवोनशायर के दलदली इलाके की ओर लड़की को खोजने निकल पड़ा। रास्ते में ह्यूगो सबसे आगे निकल गया। कुछ समय बाद उसके साथियों को वह लड़की मृत अवस्था में मिली। वह डर और थकावट की वजह से दम तोड़ चुकी थी, लेकिन वहां मौजूद शिकारी कुत्ते अचानक अजीब तरीके से कांपने लगे और आगे बढ़ने से इनकार कर दिया, मानो उन्होंने कुछ भयावह देख लिया हो। ह्यूगो के साथी भी डर के मारे कांप रहे थे। उनमें से 3 लोग हिम्मत जुटाकर आगे बढ़े, जबकि बाकी वापस लौट गए। जब वे तीनों कुछ आगे पहुँचे तो उन्होंने जो नजारा देखा उसने उनके होश उड़ा दिए। उन्होंने देखा कि एक विशाल डरावना शिकारी हाउंड, जिसकी लाल चमकती हुई आंखें अंधेरे में जल रही थी, ह्यूगो बेस्करविल के गले को अपने नुकीले दांतों से चीर रहा था। ह्यूगो के शरीर से खून की धाराएं बह रही थी। कुछ ही क्षणों में वह भयानक हाउंड ह्यूगो की गर्दन पूरी तरह उसके शरीर से अलग कर देता है। इसके बाद वह हाउंड उन तीनों को भी देख लेता है और उनका पीछा कर उन्हें भी मौत के घाट उतार देता है। तभी से ऐसा माना जाता है कि यह भूतिया हाउंड, जो कि बेस्करविल परिवार पर पड़ा श्राप बन चुका है, तब से लेकर अब तक पूरे बेस्करविल वंश को खत्म करता आ रहा है। मॉर्टिमर शर्लॉक और वॉटसन को बताते हैं कि हाल ही में सर चार्ल्स की मृत्यु भी एक रहस्यमय तरीके से हुई है। वॉटसन डॉक्टर मॉर्टिमर से सर चार्ल्स की मृत्यु के बारे में पूछता है तो मॉर्टिमर बताता है कि सर चार्ल्स रोज की तरह रात के समय यूएली में टहलने गए थे। अचानक उन्होंने कोई भयानक गर्जना सुनी और घबराकर मूर गेट की ओर भागने लगे। भागते भागते उनकी लाश उसी मूर में पाई गई। कोई नहीं जानता कि उनकी मौत कैसे हुई, लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि उनके मृत शरीर पर डर के गहरे भाव थे, मानो उन्होंने कुछ बेहद भयावह देखा हो। उनके शरीर के आसपास किसी इंसान के हाथ जितने बड़े शिकारी हाउंड के पंजों के निशान भी पाए गए, लेकिन अजीब बात यह थी कि उनके शरीर पर एक खरोंच तक नहीं थी। क्या वह खौफनाक हाउंड सच में अस्तित्व में है? यह सब सुनने के बाद शर्लॉक मॉर्टिमर से पूछता है कि अब वह उससे क्या चाहता है। इसके जवाब में मॉर्टिमर बताता है कि सर चार्ल्स की मृत्यु के बाद
सर हेनरी बेस्करविल हॉल के अगले उत्तराधिकारी होंगे और वे बहुत जल्द वहां अपनी जायदाद संभालने पहुंचने वाले हैं। वह चाहता है कि शर्लॉक इस पूरे मामले की जांच करे और सर हेनरी की सुरक्षा सुनिश्चित करे। शर्लॉक मॉर्टिमर द्वारा दिया गया यह केस स्वीकार कर लेता है और कहता है कि वह एक बार सर हेनरी से मिलना चाहेगा। साथ ही वह मॉर्टिमर को हिदायत देता है कि फिलहाल सर हेनरी को बेस्करविल पर लगे इस श्राप की कहानी के बारे में न बताया जाए। क्या सच में इसी खौफनाक हाउंड के कारण बेस्करविल परिवार के सभी लोग मारे जा रहे हैं, या फिर मामला कुछ और है और इसमें कोई और रहस्य छिपा है? चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं। मॉर्टिमर वहां से चला जाता है और स्टेशन पर सर हेनरी को लेने जाता है। वहां से वे दोनों एक होटल में ठहरते हैं। अगले दिन सुबह डॉक्टर मॉर्टिमर और सर हेनरी शर्लॉक से मिलने आते हैं। सभी एक दूसरे से परिचय करते हैं और सर हेनरी बताते हैं कि आज सुबह ही उन्हें अपने कमरे में एक लिफाफा मिला जिसमें से यह पत्र निकला। जब शर्लॉक पत्र पढ़ता है तो उसमें लिखा होता है, अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो दलदल से दूर रहना। शर्लॉक सबको बताता है कि यह पत्र अखबार के टुकड़ों को काटकर और उनके अक्षरों को जोड़कर बनाया गया है। इसके बाद शर्लॉक सर हेनरी और डॉक्टर मॉर्टिमर से पूछता है, क्या किसी को पता था कि आप दोनों होटल में ठहरने वाले हैं, या क्या आपको ऐसा लगा कि कोई आपका पीछा कर रहा है? सर हेनरी जवाब देते हैं, होटल में ठहरने का प्लान अचानक बना था और मुझे नहीं लगता कि किसी ने मेरा पीछा किया है। फिर शर्लॉक सर हेनरी से पूछता है, क्या अभी तक तुम्हारे साथ कुछ और अजीब हुआ है? इस पर सर हेनरी बताते हैं, हाँ, मेरा एक नया भूरे रंग का जूता होटल से चोरी हो गया है। नया जूता चोरी होना कोई बड़ी बात नहीं थी, इसलिए शर्लॉक इस खबर को नजरअंदाज कर देता है। इसके बाद डॉक्टर मॉर्टिमर सर हेनरी को बेस्करविल पर लगे श्राप की कहानी सुनाते हैं। यह सुनकर सर हेनरी थोड़ा परेशान और सहम जाते हैं, लेकिन वे कहते हैं कि उन्होंने यह कहानी बचपन में भी सुनी थी। शर्लॉक सर हेनरी से पूछता है, क्या तुम बेस्करविल के श्राप की कहानी सुनकर भी बेस्करविल हॉल जाना चाहते हो? मुझे सोचने के लिए कुछ समय चाहिए। अगले दिन शर्लॉक और वॉटसन सर हेनरी और डॉक्टर मॉर्टिमर से मिलने उनके होटल जाते हैं। जैसे ही वे होटल के अंदर प्रवेश करते हैं, शर्लॉक देखता है कि सर हेनरी सीढ़ियों पर खड़े होकर होटल के कर्मचारियों पर गुस्सा कर रहे हैं। गुस्से का कारण यह था कि आज सुबह ही सर हेनरी का एक काले रंग का पुराना जूता गायब हो गया था। सर हेनरी होटल स्टाफ को तुरंत उसका जूता ढूंढने का आदेश देते हैं और फिर शर्लॉक और वॉटसन को अपने कमरे में आमंत्रित करते हैं। कमरे में डॉक्टर मॉर्टिमर भी मौजूद होते हैं और चारों के बीच बातचीत शुरू होती है। शर्लॉक सर हेनरी और मॉर्टिमर को बताता है, कल जब आप मेरे घर से निकले तो कोई आपका पीछा कर रहा था। मैं उसे पकड़ नहीं पाया, लेकिन मैंने देखा कि उसकी लंबी और घनी दाढ़ी थी। क्या आप ऐसे किसी व्यक्ति को जानते हैं? डॉक्टर मॉर्टिमर सोचते हुए जवाब देते हैं, ऐसा व्यक्ति तो सिर्फ बेस्करविल हॉल का बटलर बैरीमोर हो सकता है। यह सुनकर शर्लॉक तुरंत बेस्करविल हॉल में बैरीमोर के नाम एक टेलीग्राम भेजता है, जिसमें पूछा जाता है कि क्या सर हेनरी के आने की तैयारी पूरी हो गई है। यह टेलीग्राम सिर्फ बैरीमोर के हाथ में ही दिया जाना था ताकि यह पुष्टि हो सके कि वह वास्तव में बेस्करविल हॉल में है या लंदन में। अब सर हेनरी सबको बताते हैं, मैंने फैसला कर लिया है कि मैं बेस्करविल हॉल जाऊंगा। मैं अपने पूर्वजों की विरासत को संभालूंगा। मैं अपने परिवार का नाम इतनी आसानी से मिटने नहीं दूंगा। किसी हाउंड के डर से मैं अपना फैसला नहीं बदल सकता। सर हेनरी के इस साहसी निर्णय की सभी सराहना करते हैं और तय किया जाता है कि वॉटसन भी सर हेनरी के साथ बेस्करविल हॉल जाएंगे ताकि उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके और मामले की जांच पड़ताल जारी रखी जा सके। शर्लॉक लंदन में एक अन्य केस में व्यस्त होने के कारण वहीं रहने का फैसला करता है। तभी सर हेनरी को अपना भूरे रंग का नया जूता अपने कमरे में ही मिल जाता है, लेकिन शर्लॉक मन ही मन सोचता है, नया जूता मिल गया पर पुराना खो गया। अगर किसी को जूता चुराना ही था तो पुराना क्यों, नया क्यों नहीं? वॉटसन और शर्लॉक अपने घर लौट आते हैं। इसके बाद शर्लॉक उस घोड़ा गाड़ी के चालक को बुलाता है जिसका नंबर उसने नोट किया था और उससे पूछताछ करता है। जब शर्लॉक उस चालक से उस रहस्यमय व्यक्ति के बारे में पूछता है तो चालक बताता है, उस आदमी ने अपना नाम शर्लॉक होम्स बताया था और उसने मुझे पूरे दिन इधर उधर घुमाने के लिए कहा। बाद में मैंने उसे रेलवे स्टेशन छोड़ दिया। हालांकि घोड़ा गाड़ी वाले से इससे अधिक जानकारी नहीं मिल पाती, इसलिए शर्लॉक उसे वापस भेज देता है। शर्लॉक समझ जाता है कि इस बार उसका सामना एक बेहद चतुर व्यक्ति से हुआ है। जैसे ही घोड़ा गाड़ी चालक वहां से चला जाता है, उतने में शर्लॉक द्वारा भेजे गए बैरीमोर के टेलीग्राम का जवाब भी आ जाता है, जिससे यह साफ हो जाता है कि बैरीमोर वह व्यक्ति नहीं है जो सर हेनरी का पीछा कर रहा था। अगले दिन सभी अपनी यात्रा की तैयारियां शुरू करते हैं।
शर्लॉक वॉटसन को रेलवे स्टेशन तक छोड़ने के लिए उसके साथ जाता है और उसे आखिरी हिदायत देता है। मुझे वहाँ जाकर पल पल की जानकारी देना, बेस्करविल हॉल के आसपास रहने वाले पड़ोसियों पर नजर रखना और उन्हें अच्छे से जानना, हर वक्त सर हेनरी के साथ रहना और अपनी रिवॉल्वर हमेशा अपने पास रखना। इसके बाद वॉटसन सर हेनरी और डॉक्टर मॉर्टिमर के साथ बेस्करविल हॉल के लिए रवाना हो जाता है। एक लंबे समय के बाद ट्रेन एक ग्रामीण इलाके में रुकती है, जहां से सभी घोड़ा गाड़ी के माध्यम से अपनी यात्रा जारी रखते हैं। जब वे डेवनशायर पहुंचते हैं तो रास्ते में उन्हें पहाड़ियों के टीले पर तैनात कई पुलिसकर्मी दिखाई देते हैं। सर हेनरी के पूछने पर घोड़ा गाड़ी चालक बताता है, एक बेहद खतरनाक अपराधी जिसका नाम सेल्डन है जेल से फरार हो चुका है। उसकी वजह से पूरे इलाके में डर का माहौल है। किसी को नहीं पता कि वह कब और कहां हमला कर सकता है। इसी कारण उसे पकड़ने के लिए हर जगह पुलिस तैनात कर दी गई है। यह सुनकर सर हेनरी को महसूस होता है कि बेस्करविल हॉल तक जाने वाला रास्ता बेहद डरावना और अंधकारमय है। वे मन ही मन यह संकल्प लेते हैं, जल्द ही इन अंधेरे रास्तों में रोशनी होगी। बेस्करविल हॉल पहुंचने पर बैरीमोर और उनकी पत्नी सभी का स्वागत करते हैं। डॉक्टर मॉर्टिमर सर हेनरी से विदा लेकर अपने घर लौट जाते हैं और सर हेनरी तथा वॉटसन हॉल के अंदर प्रवेश करते हैं। ठंड के कारण जब वे दोनों अपने जमे हुए हाथों को आग के सामने गर्म कर रहे होते हैं, तब बैरीमोर आता है और बताता है कि वह और उसकी पत्नी जल्द ही बेस्करविल हॉल छोड़ देंगे। कोई और व्यक्ति यहाँ देख रेख के लिए आएगा। बैरीमोर आगे कहता है कि सर चार्ल्स की मृत्यु के बाद उन्हें उनकी वसीयत से कुछ पैसे मिले हैं, जिससे वे अब अपना व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं। बैरीमोर स्वीकार करता है कि सर चार्ल्स की मृत्यु के बाद हॉल में रहना अब उन्हें अच्छा नहीं लगता। इसके बाद रात का भोजन करने के बाद सभी अपने अपने कमरों में सोने चले जाते हैं। रात में जब वॉटसन सो रहा होता है तो उसे किसी महिला के रोने की हल्की आवाज सुनाई देती है। थोड़ी देर बाद वह आवाज बंद हो जाती है। वॉटसन इस मामले की तहकीकात अगली सुबह करने का निश्चय करता है। सुबह जब वॉटसन और सर हेनरी नाश्ते के लिए साथ बैठते हैं तो वॉटसन रात में सुनी हुई आवाज के बारे में चर्चा करता है। सर हेनरी इस बारे में सच जानने के लिए बैरीमोर को बुलाते हैं और उससे पूछताछ करते हैं। बैरीमोर थोड़ा घबरा जाता है, लेकिन वह दावा करता है कि उसकी पत्नी पूरी रात उसके साथ थी और वह निश्चित रूप से कह सकता है कि वह नहीं रो रही थी। यह कहकर बैरीमोर वहाँ से चला जाता है। बाद में जब वॉटसन मिसेस बैरीमोर को बेस्करविल हॉल के गलियारे में देखता है तो उसे एहसास होता है कि उनकी आंखें लाल और नम हैं। यह देखकर वॉटसन को यकीन हो जाता है कि बैरीमोर ने झूठ बोला है, जिससे उस पर वॉटसन का शक और बढ़ जाता है। इसके बाद वॉटसन यह तय करता है कि वह ग्रिम्पेन के पोस्टमास्टर के पास जाकर यह पता लगाएगा कि क्या सचमुच शर्लॉक होम्स द्वारा भेजा गया टेलीग्राम बैरीमोर के हाथ में दिया गया था। चूँकि सर हेनरी अपने कागजी कामों में व्यस्त थे, इसलिए वॉटसन अकेले ही ग्रिम्पेन निकल पड़ता है। वहां पहुंचकर पोस्टमास्टर उसे बताता है कि टेलीग्राम सीधे बैरीमोर को नहीं दिया गया था, बल्कि उसकी पत्नी ने उसे प्राप्त किया था। यह सुनकर वॉटसन चौंक जाता है और उसका शक और गहरा हो जाता है कि शायद वही व्यक्ति जिसने लंदन में सर हेनरी का पीछा किया था बैरीमोर ही था। वॉटसन बेस्करविल हॉल लौट रहा होता है, तभी रास्ते में उसकी मुलाकात मिस्टर स्टेपलेटन से होती है। चूँकि शर्लॉक ने वॉटसन को बेस्करविल हॉल के सभी पड़ोसियों के बारे में जानने का निर्देश दिया था और स्टेपलेटन भी उनमें से एक था, इसलिए वॉटसन उससे बातचीत शुरू करता है। स्टेपलेटन वॉटसन को एक दलदल दिखाता है जिसमें एक घोड़ा डूब रहा होता है। स्टेपलेटन बताता है कि यह दलदल बेहद खतरनाक है और अक्सर इसमें लोग और जानवर फंसकर डूब जाते हैं। अचानक वातावरण में एक खौफनाक सन्नाटा छा जाता है जब दूर से एक डरावनी आवाज गूंजती है। स्टेपलेटन कहता है, ये वही आवाज है जिसे बेस्करविल परिवार के श्राप से जोड़ा जाता है। इसके बाद स्टेपलेटन वॉटसन को अपने घर मैरिपिट हाउस ले जाता है। वहाँ वॉटसन की मुलाकात स्टेपलेटन की बहन मिस स्टेपलेटन से होती है। जब स्टेपलेटन किसी विशेष तितली का पीछा करने के लिए घर से बाहर निकलता है तो मिस स्टेपलेटन तुरंत उसके दृष्टि से बचकर वॉटसन के पास आती है। उन्हें लगता है कि वॉटसन ही सर हेनरी है। वे उसे सावधान करते हुए कहती हैं, तुरंत इस जगह को छोड़कर लंदन लौट जाइए, यहाँ आपकी जान को खतरा है। तभी स्टेपलेटन लौट आता है और औपचारिक रूप से अपनी बहन की वॉटसन से मुलाकात कराता है। इस पर मिस स्टेपलेटन को एहसास होता है कि उन्होंने गलती से अपनी चेतावनी सर हेनरी की बजाय वॉटसन को दे दी है।
थोड़ी देर बाद वॉटसन मेरेपिट हाउस से विदा लेने की अनुमति मांगता है और बेस्करविल हॉल की ओर निकल पड़ता है। रास्ते में मिस स्टेपलेटन उसे दोबारा मिलती है और उससे अनुरोध करती है कि वह उनकी कई बातों को भूल जाए। वॉटसन उनसे पूछता है, अगर आप सच में सर हेनरी की सुरक्षा चाहती हैं, तो आप यह बात अपने भाई से क्यों छिपा रही हैं? आपके भाई को इससे क्या आपत्ति हो सकती है? मेरे भाई नहीं चाहते कि सर हेनरी लंदन वापस लौट जाए। अगर उन्होंने ऐसा किया तो यहाँ के लोग गरीबी और भुखमरी का शिकार हो जाएंगे। वॉटसन इस बात का अर्थ समझ जाता है और बेस्करविल हॉल की ओर बढ़ जाता है, जबकि मिस स्टेपलेटन वापस मेरेपिट हाउस लौट जाती है। शाम के समय मिस्टर स्टेपलेटन और उनकी बहन मिस स्टेपलेटन पड़ोसी होने के नाते सर हेनरी से मिलने बेस्करविल हॉल आते हैं और उनके साथ रात का भोजन करते हैं। इस दौरान सर हेनरी और मिस स्टेपलेटन के बीच बातचीत होती है और ऐसा लगता है कि दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं। अगले दिन मिस स्टेपलेटन सर हेनरी से व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए उन्हें पहाड़ी के टीले पर बुलाती है। सर हेनरी अकेले वहां पहुंचते हैं, लेकिन वॉटसन भी चुपचाप उनका पीछा करता है क्योंकि वह जानता है कि दलदली रास्ता सर हेनरी के लिए खतरनाक हो सकता है। पहाड़ी पर पहुंचकर सर हेनरी और मिस स्टेपलेटन की बातचीत शुरू होती है। मिस स्टेपलेटन दोबारा उनसे आग्रह करती है कि वे जल्द से जल्द यह जगह छोड़कर लंदन लौट जाइए क्योंकि यहाँ उनकी जान को खतरा है, लेकिन सर हेनरी उनकी बात नहीं मानते। इतने में अचानक स्टेपलेटन वहाँ पहुँच जाता है और उन्हें साथ देखकर गलतफहमी का शिकार हो जाता है। क्रोधित होकर स्टेपलेटन सर हेनरी से कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन से प्रेम करने की? हालांकि सर हेनरी समझाने की कोशिश करते हैं कि उनकी मंशा गलत नहीं है और वे मिस स्टेपलेटन से शादी करना चाहते हैं, लेकिन यह सुनकर स्टेपलेटन और अधिक भड़क जाता है और अपनी बहन को लेकर वहाँ से चला जाता है। सर हेनरी निराश होकर लौट रहे होते हैं। तभी रास्ते में वॉटसन उनसे मिलता है और बताता है कि वह मजबूरी में सारी बातचीत चुपचाप देख रहा था। सर हेनरी उसकी बात समझ जाते हैं और उसे बताते हैं कि उन्होंने स्टेपलेटन के सामने उसकी बहन से विवाह का प्रस्ताव रखा था, जिससे स्टेपलेटन गुस्से में आ गया। वॉटसन को यह बात समझ नहीं आती कि स्टेपलेटन को तो खुश होना चाहिए कि उसकी बहन का रिश्ता एक अच्छे इंसान से हो रहा है, लेकिन वह इस पर इतना नाराज क्यों हुआ। शाम को स्टेपलेटन अपने व्यवहार के लिए सर हेनरी से माफी मांगने के लिए बेस्करविल हॉल आता है। वह सर हेनरी को समझाने की कोशिश करता है कि उसकी बहन ही उसकी जिंदगी में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है और वह डर गया था कि अगर उसकी बहन की शादी हो गई तो वह अकेला रह जाएगा, लेकिन अब वह इस रिश्ते को स्वीकार करने के लिए तैयार है। बस उसे 3 महीने का समय चाहिए। स्टेपलेटन सर हेनरी के सामने प्रस्ताव रखता है कि वे 3 महीने तक मिस स्टेपलेटन को सिर्फ एक मित्र के रूप में देखें ताकि वह खुद को इस रिश्ते के लिए मानसिक रूप से तैयार कर सके। सर हेनरी इस शर्त को स्वीकार कर लेते हैं। इसके बाद वॉटसन सर हेनरी को एक और अहम जानकारी देता है। वह बताता है कि जो टेलीग्राम शर्लॉक होम्स ने बैरीमोर के लिए भेजा था वह सीधे बैरीमोर को नहीं दिया गया था, बल्कि उसकी पत्नी के हाथ में सौंपा गया था। इसके अलावा वॉटसन यह भी बताता है कि बैरीमोर हर रात एक मोमबत्ती हाथ में लिए बेस्करविल हॉल के एक खाली कमरे की खिड़की के पास खड़ा रहता है। यह सुनकर सर हेनरी चौंक जाते हैं। वे इस रहस्य की तह तक जाने के लिए वॉटसन के साथ मिलकर रात में बैरीमोर पर नजर रखने का फैसला करते हैं। रात में जैसे ही बैरीमोर उसी कमरे में जाकर खिड़की के पास खड़ा होता है, सर हेनरी और वॉटसन उसे रंगे हाथ पकड़ लेते हैं। वे उससे सच्चाई बताने को कहते हैं, लेकिन बैरीमोर चुप्पी साधे रहता है और कुछ भी कहने से इनकार कर देता है। गुस्से में सर हेनरी उसे बेस्करविल हॉल छोड़ने की धमकी देते हैं। तभी अचानक अंधेरे से बैरीमोर की पत्नी बाहर आती है और सबको सच बताने का फैसला करती है। वह कहती है, ये सब मेरी गलती है। बैरीमोर किसी साजिश में शामिल नहीं है। बैरीमोर खिड़की से दलदल में मौजूद मेरे भाई को संकेत देने के लिए मोमबत्ती जलाकर रखता था। वह भाई कोई और नहीं बल्कि सेल्डन है, वही कुख्यात अपराधी जो जेल से फरार हुआ था। बैरीमोर सर हेनरी को आश्वस्त करता है कि वे किसी साजिश में शामिल नहीं हैं, बल्कि सिर्फ एक बेसहारा व्यक्ति को भोजन दे रहे थे। सर हेनरी स्थिति की गंभीरता को समझते हैं और बैरीमोर तथा उसकी पत्नी को माफ कर देते हैं। सर हेनरी और वॉटसन फरार अपराधी शेल्डन को पकड़ने के लिए दलदली रास्तों की ओर निकल पड़ते हैं। वॉटसन अपनी रिवॉल्वर साथ ले लेते हैं
ताकि किसी भी खतरे का सामना किया जा सके। जब वे रोशनी के पास पहुंचते हैं तो उन्हें शेल्डन दिखाई देता है। वह बिल्कुल किसी जंगली जानवर की तरह दिख रहा था, बिखरे हुए बाल, फटे हुए कपड़े और एक भयावह चेहरा। जैसे ही शेल्डन सर हेनरी और वॉटसन को देखता है, वह डरकर वहां से भाग जाता है। वॉटसन उसे रोकने के लिए अपनी रिवॉल्वर उठाते हैं, लेकिन फायर नहीं करते। सर हेनरी गहरी सांस लेते हुए कहते हैं, हमें पुलिस को सूचना देनी होगी कि शेल्डन कहाँ छिपा हुआ है। दोनों बेस्करविल हॉल की ओर लौटने लगते हैं, लेकिन तभी अचानक जंगल में एक भयावह सन्नाटा छा जाता है और फिर वही खतरनाक हाउंड की दिल दहला देने वाली आवाज गूंज उठती है। सर हेनरी उस डरावनी आवाज को सुनकर कांप उठते हैं। उनकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। वॉटसन खुद को शांत रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन यह आवाज उनके रोंगटे खड़े कर देती है। तभी वॉटसन की नजर दूसरी ओर पहाड़ी की चोटी पर पड़ती है। वहाँ कोई खड़ा था, एक अजनबी। उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन उसकी छवि किसी भूतिया आत्मा जैसी प्रतीत हो रही थी। वह मानो इस डरावने जंगल की आत्मा हो। वॉटसन ने सर हेनरी को इशारा किया, लेकिन जैसे ही वे उस रहस्यमय व्यक्ति को ठीक से देखने की कोशिश करते हैं, वह गायब हो जाता है। किसी तरह दोनों तेजी से बेस्करविल हॉल वापस लौटते हैं, लेकिन उनके दिलों में कई सवाल घर कर चुके थे। सुबह नाश्ते के दौरान बैरीमोर सर हेनरी और वॉटसन से कहता है, आप लोग रात को शेल्डन को पकड़ने क्यों गए थे? ये ठीक नहीं किया आपने। सर हेनरी चिंता व्यक्त करते हुए कहते हैं, हम उसे यूं ही नहीं छोड़ सकते, वह किसी को भी नुकसान पहुंचा सकता है। बैरीमोर समझाने के अंदाज में कहता है, अगर वह किसी को नुकसान पहुंचाएगा तो लोग उसके बारे में जान जाएंगे और पुलिस उसे पकड़ लेगी। वैसे भी वह जल्द ही यह जगह छोड़कर चला जाएगा। कृपया उसे पकड़वाने की जरूरत नहीं है। सर हेनरी उसकी बात को समझते हैं और वादा करते हैं कि वे शेल्डन के बारे में पुलिस को नहीं बताएंगे। यह सुनकर बैरीमोर आभार व्यक्त करता है और फिर एक महत्वपूर्ण जानकारी साझा करता है। वह बताता है, सर चार्ल्स की मृत्यु से पहले वे किसी से मिलने गए थे। किसी ने उन्हें एक पत्र लिखकर बुलाया था। पत्र में पूरा नाम नहीं था, बस LL लिखा था। सर चार्ल्स ने पत्र को पढ़ने के बाद जला दिया था, क्योंकि उन्हें ऐसा करने के लिए कहा गया था। अब सवाल ये उठता है, आखिर कौन है ये शख्स जिसने सर चार्ल्स को उनकी मृत्यु से ठीक पहले मिलने के लिए बुलाया था? क्या यही असली कातिल है? क्या वॉटसन इस रहस्यमयी शख्स का सच पता लगा पाएगा? अगली सुबह वॉटसन दलदल की ओर निकल पड़ा, उस अजनबी व्यक्ति को ढूंढने जिसे उसने उस रात देखा था जब वह और सर हेनरी शेल्डन को पकड़ने गए थे। बहुत खोजबीन करने के बाद भी जब उसे कुछ हासिल नहीं हुआ और वह वापस लौट रहा था, तभी रास्ते में डॉक्टर मॉर्टिमर मिल गए। वॉटसन ने उनसे पूछा, क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जिसके नाम के शुरुआती अक्षर LL हो? मॉर्टिमर सोचकर बोले, हाँ, लॉरा लायंस नाम की एक महिला है जो कूम ट्रेसी में रहती है। वह उसी सन की व्यक्ति फ्रैंकलैंड की बेटी है जो अपनी दूरबीन से हर किसी पर नजर रखता रहता है। लॉरा लायंस का पति उसे छोड़कर चला गया, जिससे वह बहुत बुरी स्थिति में फंस गई। उसके पिता ने भी उससे सारे संबंध तोड़ लिए हैं। बास्करविल हॉल लौटने पर वॉटसन को बैरीमोर से पता चला कि शेल्डन ने दलदल में किसी और को भी देखा था। वॉटसन समझ गया कि यह वही अजनबी व्यक्ति है जिसे उसने उस रात पहाड़ी की चोटी पर देखा था। वह बैरीमोर से कहता है कि उसे सब कुछ साफ साफ बताए। बैरीमोर बताता है, शेल्डन ने उस व्यक्ति को 2-3 बार देखा है, लेकिन वह बेहद चालाक है और उसने शेल्डन को अपने बारे में ज्यादा कुछ नहीं बताया। एक लड़का उसे खाना और बाकी जरूरी सामान लाकर देता है। वॉटसन सोच में पड़ जाता है, इतनी खतरनाक जगह जहाँ रहना किसी खतरे से कम नहीं, वहाँ आखिर कोई कैसे रह सकता है? अगले दिन सुबह सुबह वॉटसन कूम ट्रेसी में लॉरा लायंस से मिलने जाता है। वहाँ पहुंचकर वह उससे उस पत्र के बारे में पूछता है जो उसने सर चार्ल्स को लिखा था। पहले तो लॉरा चौंक जाती है कि वॉटसन को यह सब कैसे पता चला। आखिर उसने तो पत्र जलाने के लिए कहा था, लेकिन फिर वह बताती है कि उसने सर चार्ल्स से आर्थिक सहायता मांगने के लिए उन्हें मिलने बुलाया था, क्योंकि वह बहुत बुरी परिस्थितियों से गुजर रही थी। वह उनके घर नहीं जा सकती थी, इसलिए उसने उन्हें रात के समय ULE में मिलने के लिए बुलाया था। लेकिन फिर स्टेपलेटन ने पहले ही उसकी मदद कर दी, इसलिए वह सर चार्ल्स से मिलने नहीं गई। उसने सोचा कि वह अगली सुबह उन्हें न आने का कारण बता देगी, मगर तभी उसने सर चार्ल्स की रहस्यमयी मृत्यु के बारे में सुना और दंग रह गई। वॉटसन को लॉरा की बातें झूठी नहीं लगती और उसे ऐसा कोई कारण नहीं दिखता कि वह उस पर शक करे। अब जब वह वहाँ से लौट रहा होता है तो उसे दलदल के पास फ्रैंकलैंड अपनी दूरबीन के साथ दिखाई देता है। दोनों के बीच बातचीत शुरू होती है।
फ्रैंकलैंड बताता है कि उसने दलदल में शेल्डन को देखा है और वह उसे ढूंढ रहा है। अगर ऐसा हुआ तो मिसेस बैरीमोर को गहरा आघात पहुंचेगा। वॉटसन को डर लगने लगता है कि कहीं फ्रैंकलैंड पुलिस को शेल्डन के बारे में न बता दे। फ्रैंकलैंड आगे कहता है, मैंने अपनी दूरबीन से देखा है कि एक छोटा लड़का हर रोज दलदल में जाकर किसी को खाना और जरूरी सामान देता है। वॉटसन को यह सुनकर चिंता होती है। आखिर यह लड़का किसे खाना देने जाता है? वॉटसन समझ जाता है कि फ्रैंकलैंड जिस व्यक्ति की बात कर रहा है वह शेल्डन नहीं बल्कि वही रहस्यमयी आदमी है जिसकी तलाश वह खुद भी कर रहा है। तभी अचानक फ्रैंकलैंड उस छोटे लड़के को देख लेता है। वह पहाड़ी के किनारे किनारे चल रहा होता है। वॉटसन बिना कोई देर किए उसी दिशा में आगे बढ़ जाता है, लेकिन कुछ ही देर में वह लड़के को खो देता है। अब वॉटसन चारों ओर नजर घुमाता है, किसी ऐसे स्थान की तलाश में जहां वह रहस्यमयी व्यक्ति छिपा हो सकता है। दलदल के बीच बीच में कई टूटी फूटी झोपड़ियां बिखरी पड़ी थीं, लेकिन उनमें से कोई भी रहने लायक नहीं लग रही थी। तभी उसकी नजर एक झोपड़ी पर पड़ती है। वह बाकी झोपड़ियों से अलग थी, ज्यादा मजबूत और व्यवस्थित। उसे देखते ही वॉटसन समझ जाता है कि यही वह जगह हो सकती है। वह सतर्क होकर अपनी रिवॉल्वर हाथ में लेता है और धीरे धीरे झोपड़ी के अंदर दाखिल होता है। अंदर जाते ही वह देखता है कि वहाँ किसी इंसान के रहने के पूरे इंतजाम मौजूद थे। एक कंबल, कुछ बर्तन और खाने पीने का सामान। अब उसे पूरा यकीन हो जाता है कि यही वह जगह है जहां वह आदमी छिपा हुआ है। वॉटसन झोपड़ी के अंदर ही एक कोने में बैठ जाता है और उस आदमी के लौटने का इंतजार करने लगता है। वह समय बिताने के लिए सिगरेट सुलगाता है। उसकी आंखें दरवाजे पर टिकी रहती हैं। थोड़ी देर बाद उसे बाहर किसी के कदमों की आहट सुनाई देती है। वह सतर्क हो जाता है और अपनी रिवॉल्वर कसकर पकड़ लेता है। बाहर खड़ा व्यक्ति भी सतर्क हो जाता है। उसे भी आभास हो जाता है कि झोपड़ी के अंदर कोई मौजूद है। कुछ सेकंड तक सन्नाटा छाया रहता है। फिर अचानक बाहर से एक जानी पहचानी आवाज आती है। बाहर आ जाओ वॉटसन, यहाँ का नजारा बड़ा सुंदर है। बाहर तुम ज्यादा आराम महसूस करोगे। और हाँ, अपनी रिवॉल्वर नीचे करके आना। वॉटसन की सांसें तेज हो जाती हैं। यह आवाज उसने पहले भी सुनी थी, लेकिन यह कौन हो सकता है? अब उसकी उंगलियां रिवॉल्वर की ट्रिगर पर कसने लगती हैं। तो दोस्तों, यही थी आज की हमारी कहानी। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की यह वीडियो पसंद आई होगी। अब सवाल यही उठता है, आखिर कौन है यह रहस्यमयी शख्स? क्या वॉटसन को अपने सवालों के जवाब मिल पाएंगे या यह कहानी और भी उलझ जाएगी? इसका राज खुलेगा हमारी अगली वीडियो में। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। मिलते हैं अगली रोमांचक कहानी में।